अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं। सर, आपको बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं चिश्ती साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। अमेरिका पाकिस्तान पर पूरा एतमाद कर रहा है, चाहे वो ईरान का इस टाइम पे दुश्मन तो नहीं हम मैं कह सकती, लेकिन इसराइल के पुष्पनाही पर वो ये सब कुछ कर रहा है जो ईरान के साथ है। तो इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान ईरान एक एक ब्रदरहुड है। फिर पाकिस्तान जो है वो उसमें ट्रस्ट अमेरिका का भी मौजूद है। तो इस पूरी सूरत हाल में सबसे पहले तो ये जो तमाम रसूमात हो रही हैं इस पर कुछ कर दी। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के चाहे मुमालिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन हम चूंकि एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान हर किसी का इस टाइम पे जो प्लस पॉइंट कहना चाहिए कि हम उसके साथ एक पॉजिटिव इमेज के तौर पर लेकर चल रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के इमेज को कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच फिजा और भट्ट साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, आज तो मेरा ख्याल है डी कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अफसोसनाक वक्त है जिसके अंदर जाहिर है उनकी तदफीन हो रही है। और इतना अरसा गुजरा जब बमबारी जारी थी, ईरानी कौम और लीडरशिप को टाइम ही नहीं मिला जब वो एक अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे। तो इसमें तो अब डी कोड दुनिया कर चुकी है कि ये वो मुल्क है जिसके तकरीबन एक साल के अंदर 87 लीडर शहीद किए गए, 19 साइंसदानों को शहीद किया गया, फिर भी वो मुल्क कायम है। और अभी भी ऑलमोस्ट 100 के करीब जो दुनिया के रहनुमा हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो आ रहे हैं। एक न्यू फाउंड एक रेलेवेंस भी है, एक इन्फ्लुएंस भी ईरान ने लिया है। और सबसे ज़्यादा देखिए, ह्यूमैनिटेरियन इतना लॉसेस करके एक उन्होंने एलिमेंट ऑफ सिंपथी भी विन किया है। जाहिर है उसके बावजूद इतनी बमबारी जो तकरीबन 20,000 मकामात को हिट किया गया, 40 दिन तक सुपर पावर बैक्ड बाय इजराइल ने इतनी एक्सटेंसिव बमबारी की, खास तौर पर विल नहीं तोड़ सके। बिल्डिंगें उन्होंने बहुत तबाह की, इंस्टीट्यूशन तबाह किए, यूनिवर्सिटियों पे हमले किए, मिलिट्री कंपाउंड्स को मारा, रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जो जिंदा है भट्ट साहब, वो उस कौम का मेरा ख्याल है रिजॉल्व है, और उसके लिए उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा तमाम दुनिया को। भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। बिल्कुल ठीक है जेसी साहब। मैं भट्ट साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी ये देखिए कि एक नया ब्लॉक बनते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से वजीर आजम तेहरान से होके फिर अब तुर्किया जाएंगे, फिर उसके बाद तुर्किया है, कतर है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, और कहा जा रहा था आगे ओमान भी शामिल हो जाएगा। ये जो 4 ममालिक मिलकर एक नया ब्लॉक बना रही हैं, ये मतलब एक कह लें कि एक नेटो तर्ज का एक ब्लॉक बनने जा रहा है, यही कहेंगे हम, जिसमें मुस्लिम ममालिक जो है वो ये अपना एक रोल अदा करेंगे मिडल ईस्ट के अंदर। क्या इसी तर्ज का ब्लॉक बन रहा है? दुरुस्त फरमा रही हैं काबिल एहतराम फिजा रियाज साहबा। जो आपके सवाल के दो पहलू हैं। पहला सवाल का जो जवाब है वो तो ये है कि फील्ड मार्शल साहब सैयद आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और सिंध के वज़ीर आला समेत एक भरपूर काफिला जो है वो ईरान पहुंच चुका है। ये 3 रोज़ा दौरा है और ईरान के बाद इन्होंने टर्किया भी जाना है। अब जो दूसरा आपका सवाल का जो जुज़ है उसमें है टर्किया जाने का मकसद। जी हाँ, ये है वो वजह जिसकी वजह से ईरान से शहबाज शरीफ साहब अपने वक्त के हमरा टर्की भी जाएंगे, क्योंकि टर्की में होगी गुफ्तगू और एक बहुत बड़ा इत्तेहाद आवाम के लिए खुशखबरी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सऊदी अरब आ गया है सामने और सऊदी अरब की क़यादत में एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। इसमें कतर शामिल है, इसमें टर्किया शामिल है, इसमें मिस्र, इजिप्ट और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हैं। अब ये जो सवाल है कि ये ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं सऊदी अरब के अम्ब्रेला के नीचे उनकी क़यादत में, तो ये तो पैगे है ना रोने। इसराइल और भारत को आ गया तूफान, उथे तो लगी हुई है शरीका नू अग। वो परेशान इस बात पे है कि ये तो इस्लामिक नेटो इसको करार दे रहे हैं कि जी ये इस तरह सामने आ रहा है, और खलीजी तावन कौंसल GCC के दायरे से बाहर तश्कील पा रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, हम तो मर जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह की जो सफ़े मातम है वह बिछा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बड़ा अहम है कि एक मुस्लिम मुल्क यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो इसमें उसकी गैर मौजूदगी जो है वो मुझे फील हुई है कि वो इसमें नहीं है। तो खालिद भाई, इस इत्तेहाद की मुमकिन शक्ल क्या हो सकती है आपके ख्याल में? मैंने तो अपनी राय फिजा को पेश कर दी है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप अंदर की खबर जानते हैं। लेकिन मुझे शक है, पता नहीं खुल के जवाब देते हैं या नहीं देते। लेकिन बिस्मिल्लाह खालिद साहब।
मेरे पास कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो शायद आपके पास सोर्सेज ज़्यादा कंफर्म होंगे। मैं तो अभी तक इसको ख्वाहिश या एक ख्याल या एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख पा रहा था। अभी तक मेरे नॉलेज में तो इतना ही है। और ख़ास तौर पर क्योंकि एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो वैक्यूम एक सुपर पावर ने खाली किया है। जो ये आप वैक्यूम फिल करने की बात कर रहे हैं कि इस्लामिक इत्तेहाद और एक नेटो और एक रीजनल पावर, ज़ाहिर है कि इन्फ्लुएंस कहाँ 16 एयर बेसिस और नेवल और स्टेशन थे मुख्तलिफ अमरीका के इसी एरिया में, वो उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर सके जिसकी कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि उनकी रिप्लेसमेंट के लिए ये ममालिक आएंगे तो मैं भी दुआगो ज़रूर हूँ, मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जिन जिन मुल्कों ने इसमें शमूलियत करने का इरादा करना है वो अमेरिका से कितना इन्फ्लुएंस अपना कम कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन मार्क है। मेरे पास कोई ऑथेंटिक खबर तो नहीं है। आप शायद एज ए न्यूज़ चला रहे हैं तो फिर मैं इसको ज़्यादा पढ़ता हूँ आपके प्रोग्राम के बाद कि कहाँ तक पहुँचा। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक ख्वाहिशें चल रही थी, एक उम्मीद थी कि एक न्यू रियलिज्म मिडल ईस्ट के ममालिक में GCC और उसके अलावा जो ममालिक हैं, और ख़ास तौर पर जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ है ईरान के हमलों के बाद अरब मुल्कों पर, वो बड़ा फिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अमेरिका के मार्को रूबियो भी तशरीफ़ लाए थे और वो उन्होंने यही इन मुल्कों को कहा होगा, जब मेरा अंदाज़ा ये है GCC के और अरब मुल्कों को, कि आप फिक्र ना करें, ईरान कोई बहुत बड़ा जिनी नहीं है, हम अभी भी मौजूद हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी रिलायंस हमारे पे ही रखें। क्योंकि अमेरिका अपनी रेलेवेंस रखना चाहता था। लेकिन रियलिटी कुछ और कहती है। एक और मेरा मानना है कि मार्को रूबियो ने ज़रूर कहा होगा इन ममालिक को कि आप ईरान के ख़िलाफ़ सख्त स्टैंड लें, ख़ास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो टैक्सेशन और टोल लगाने की ईरान कोशिश कर रहा है उसके ख़िलाफ़ मज़ामत करें, और ख़ास तौर पर ओमान पे प्रेशर डालें कि वो कन्वेंस ना करे। तो ये कन्वर्जेंस जो है वो तो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म लगती है। अभी एक न्यू फाउंड इन्फ्लुएंस नज़र आया है इन तमाम मुल्कों को। पहले मेरा ख्याल है ईरान ने वो ट्रस्ट डेफिसिट कवर करना है कि कितनी खूबसूरती, कितना डिप्लोमेसी से और कितने कोलैबोरेटिव मैयर से वो इन मुल्कों के अंदर जो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी है उसको एड्रेस कर सकता है। जब वो होगा तो फिर शायद आगे हम बेहतर समझ पाएंगे कि और ये जो वैक्यूम और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो चिश्ती साहब आप कह रही है ना वो आ गया है, इसको फिलअप करना आई थिंक ये रीजन को दोबारा रीशेप कर देगा। लेकिन रीजन के अंदर अफगानिस्तान भी मौजूद है और अभी हालिया जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो झड़पें तो होती रहती हैं। एक तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो है वो सारे ईरान को छोड़ के बाकी इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, हमारे साथ मसले हैं। वो ड्रोन्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं जो कि आई मीन इंडिया से ही मिलते होंगे, वहीं से फंडिंग सारी हो रही है। तो वो इंडिया ने भी पहले ऐसी शरारत की थी पाकिस्तान पर अटैक जब किया था तो ड्रोन्स के जरिए किया था। तो ये जो अब अफगानियों के हाथ में जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी आ गई है, इज दैट अलार्मिंग? जी डेफिनेटली। इस तरह तो सरप्राइजिंग मुझे इससे उतनी नहीं लगी जितनी आप समझ रही हैं। और उसकी वजह ये फिजा कि देखिए हमारे दुश्मनों ने ये कैसी प्रॉक्सी वॉर शुरू करनी थी, क्योंकि सामने तो आ नहीं सके। 5 और 6 मई पिछले साल जो कुछ हुआ, 85 जहाज रात को 12:30 बजे भेजे गए, फिर उनमें से 8 वापस लैंड नहीं किए। शर्मिंदगी हुई, सिर्फ हमने नहीं कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरा साल पीछा नहीं छोड़ा। तो एक एम्बेरसमेंट तो है ना। और ये जो टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये ज़ाहिर है रूडिमेंट्री है। मैं यहाँ तक आपको शेयर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी भी लिमिटेशन है कि किस तरह के ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत ही रूडिमेंट्री और क्रूड टेक्नोलॉजी है, उस तरह सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ना इतनी पिन पॉइंट उनमें एक्यूरेसी है। लेकिन न्यू डायमेंशन ज़रूर इसको मैं ये कहूँगा कि उन्होंने ये मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश की है, अपनी रीच दिखाने की। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, आपको यहाँ तक भी शेयर कर सकता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क अपग्रेडेड है और सारा इनकी ट्रैकिंग होती है। और लास्ट टाइम भी इनको काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से और मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने वेल टाइम्ड इस्लामाबाद और दूसरे शहरों तक नहीं पहुँचने दिया था। उसकी वजह मेनली यही थी कि हम अलर्ट भी थे और हमारी विजिलेंस और ट्रैकिंग इस पर बहुत इफेक्टिव थी। लेकिन आपकी बात ठीक है, क्योंकि रीजनल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। अफगानिस्तान का सिर्फ एक मुल्क, सिर्फ हिंदुस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरी भी लिमिटेशन है कि मैं तमाम नाम नहीं ले सकता। बहुत सारे हमारे मुखालिफिन ट्रांस रीजनल भी हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन ना हो। एक न्यूक्लियर पावर है, हमें वो रखना चाहते हैं डिस्टेबलाइज। और ख़ास तौर पर चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे सी पैक जो बनने जा रहा था, जो कोयटा, बलूचिस्तान, गवादर, ये पूरा एरिया डेवलप होने जा रहा था, वो ना हो पाए और उसको स्पीड को लिमिट लगे। काबिल एहतराम खालिद भाई, इस वक्त ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात हो रही हैं। हमारे पाकिस्तान से भी आपको पता है शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब और दीगर अफराद मोअज़्ज़िज़ीन वहाँ पहुँचे हैं। आप इस मौके पर देख रहे हैं खुदा ना खास्ता को इसराइल को अटैक करने की पोजीशन में कोई हंगामा रही तो नहीं
कर सकता, और गो के ईरान ने कह दिया कि अगर ये ऐसी कोई हुई बात तो हम बहुत सख्त जवाब देंगे, लेकिन कोई खदशात तो नहीं आपको लग रहे खालिद साहब? देखिए, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक लगती है कि ये तो नहीं, मैं बिल्कुल फोर्स ही कर रहा कि कोई कलेक्टिव खुदा न खास्ता उनके जनाजे पर ऐसा कोई शरारत या हमला होगा, लेकिन मैं एक एप्रीहेंड कर रहा हूं कि बुनियादी तौर पर हिजबुल्लाह, हमास जो लीडरशिप है जो ट्रांजिट में पॉसिबल है, उसको टारगेट करने का खतरा मौजूद है। और उसकी वजह यह है कि इजराइल बुनियादी तौर पर, देखिए, उसने अमेरिका को ये बावर कराने की पूरी कोशिश की जिसकी वजह से जंग शुरू हुई। इजराइल ने अमेरिका को ये कन्विंस किया कि ईरान ना सिर्फ इरैशनल है बल्कि सुइसाइडल है, और इसी वजह से दुनिया में जब भी कोई इरैशनल भी हो और सुइसाइडल भी हो तो ना उस पर डिटरेंस काम करती है और ना इस पर डिप्लोमेसी काम करती है। वो उसका एक होता है कि उसको प्रीएम्प्ट किया जाए, यानी उस जिसको भी ऐसा जो सुइसाइडल होता है उसको इससे पहले कि वो आपको मारे आप मार दें उसको। तो ईरान को ऐसा पोर्ट्रे इजराइल ने किया था। अब वो तो मिथ टूट गई, वो तो हुआ नहीं। अब इजराइल चाहेगा कि दोबारा ईरान को ऐसा नुकसान, प्रोहिबिटिव कॉस्ट और इतना पेन क्रिएट की जाए खुदा न खास्ता ईरान के लिए कि वो वापस हिजबुल्लाह के सपोर्ट और जंग में एक्टिव हमलों में चला जाए इजराइल के खिलाफ। जब वो जाएगा, जिसका मतलब ड्रैगन हो गया, जिसका मतलब ये है कि नेतन्याहू उम्मीद ये किए बैठे हैं कि इसके बाद अमेरिका उनकी मदद को आ जाएगा तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ये स्ट्रैटेजी बड़ी खतरनाक है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी मैं जरूर देख रहा हूं कि एक अपॉर्चुनिटी नेतन्याहू शायद ये क्रिएट करे कि पहले एंगेज किया जाए हिजबुल्लाह को या हमास की लीडरशिप को, न्यूट्रलाइज या टारगेट किया जाए, ईरान को ड्रैग किया जाए। जब वो ड्रैग होगा तो अमेरिका उनके हक में आ जाएगा। और आखिरी जुमला इसके ऊपर इंपॉर्टेंट, बड़ा जरूरी है, प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तक प्रोहिबिटिव बयानात देते हैं, प्रोहिबिटिव बयानात नहीं देते हैं, वो प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं, वो पोस्ट एक्टिविटी बयान देते हैं। यानी कल हमला हुआ, मुझे पसंद नहीं आया, परसों अच्छा नहीं किया, मैंने तो कहा था ना करो। ये इस तरह इजराइल नहीं रुकेगा, वो एक प्रिवेंटिव और प्रोहिबिटिव कॉज से रुकेगा कि अगर अमेरिकी सदर ये ऐलान कर दें कि अगर तुमने हमला किया और ईरान तुम्हारे साथ एंगेज हुआ तो मेरे ट्रुप्स और फोर्सेस और जहाज और बहरी बेड़े नहीं आएंगे, तो ये होती है प्रीएम्प्शन। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रंप करें तो ये देखना पड़ेगा आने वाले वक्तों में। पर चिश्ती साहब, ये जेडी वेंस ने इस किस्म का बयान दिया था, मतलब वैसे तो वो बड़े खामोश से हैं, लेकिन लास्ट वीक आई बिलीव उन्होंने ये दिया था कि द ओनली एलाई व्हिच इजराइल हैव इज अमेरिका। तो वो जब उनकी काबीना की तरफ से ट्रंप पर अटैक किया गया था, फिर उन्होंने कहा कि वो ना करें। सिर्फ तब आई बिलीव कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। और अभी ये जो हेट या फिर एक ऐसा एलिमेंट जो आ गया है कि अमेरिकन कांग्रेसमैन हो या बाकी तमाम लोग हो, इवन पब्लिक हो, वो अब हेट, एंटी इजराइल लॉबी को जो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। पहले ये था कि आप जूइश लॉबी के खिलाफ यहाँ पर भी कुछ नहीं बोल सकते थे, यही एक इमेज था कि सब कुछ कंट्रोल वही कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। बट अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी उनके खिलाफ एक हेट आ गई है। फिजा थोड़ा और एंगल आगे बढ़ते हैं इससे कि हेट आना। मैं इजराइल एक चैनल 12 है उसको फॉलो कर रहा था, तो उसने एक सर्वे किया है इजराइल के अंदर जिसके मुताबिक वो कहता है कि सिर्फ 11% इजरायली ये समझते हैं कि इजराइल ये जंग जीता है। दैट मीन्स 89% समझते हैं कि हारा है। उसने इस सर्वे में ये भी कहा कि तकरीबन 71% लोग जो इजरायली हैं वो समझते हैं कि अब इजराइल को प्रेसिडेंट ट्रंप पर अपना मुकदमा लड़ने के लिए एतबार नहीं किया जा सकता। तो ये है जो लूज हो रही है ग्राउंड नेतन्याहू के लिए। अक्टूबर में इलेक्शन है, नेतन्याहू को ये पता है कि ये पीस जो है उसके लिए ये अनईजी नहीं है, उसके लिए एग्जिस्टेशनल थ्रेट है। दैट मीन्स कि अगर अमन होता है तो अपने लोगों को वो ये कन्विंस नहीं कर पाएगा कि मैंने तुम्हारी वजह से जंग लड़ी और अब इजराइल एक सेफर और सिक्योर मुल्क है, लोग मानने को तैयार नहीं है। उसके लिए ऑप्शन यही है कि विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी खोले रखे, अपॉर्चुनिटी जंग की खोले रखे, और ये ऑफ एंड ऑन हिजबुल्लाह को और समटाइम ईरान को, समटाइम स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमले करता रहे ताकि लोगों को उम्मीद दिलाए और कंट्री ऑन वॉर के नाम पर इलेक्शन पोस्टपोन करवा सके। वो कहे कि मुल्क तो मेरा जंग में है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए तो इलेक्शन डिले किए जाएं। उसको पता है कि इलेक्शन में अगर हारा तो उसके खिलाफ मुकदमे डालते इंतजार कर रही हैं खोलने के लिए। तो ये चेन है, सीक्वेंस जिसका वो बचना चाहता है। जैसे मैंने कहा कि उसके लिए एग्जिस्टेशनल और सर्वाइवल का मसला है उसके पॉलिटिकल करियर के लिए। बट सर लास्टली क्या आपको लग रहा है कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी आपने मेंशन किया
ये जो टोल टैक्स वाली बात थी जिस पर आपने कहा कि पहले भी ओमान पर भी दबाव डाला जा रहा है और फिर इस तरह ये टोल टैक्स क्या ईरान का कोई आपको लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि इसके इसके अगेंस्ट तो सऊदी अरब की जानिब से, कतर की जानिब से भी आया कि हम नहीं देंगे टोल टैक्स अगर ईरान लगाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो पुरानी वाली 28 फरवरी से पहले वाली पोजीशन पर जाने के लिए क्या टोल टैक्स आपको लग रहा है कि इस किस्म की कोई हरकत होगी ईरान की जानिब से? देखिए फिजा, मार्को रूबियो आए ही इसलिए थे। वो एक तो यही कहने आए थे, मेरा ख्याल है जीसीसी के ममालिक को, कि आप फर्म रहें, हम इररेलेवेंट नहीं हुए, ये ईरान जिनी नहीं है, हमने काबू पा लेना है, फिक्रमंद मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे बेसिस को मत सोचो निकालने का, एक अपनी प्लेस। और दूसरा वो यही कहने आए, मेरी नज़र में जीसीसी और तमाम ममालिक को मिडल ईस्ट के ये कहने आए होंगे कि आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे स्टैंड लेना है, हमारे साथ रहना है, इंक्लूडिंग प्रेशर ऑन ओमान के ओमान ना मान जाए ईरान के साथ। ये बात एक ये ज़हन में रखिए। चले आज का डाटा निकाल लेते हैं, या कल तक मैं जो रिसर्च कर रहा था उसके मुताबिक मैं अर्ज कर देता हूँ। ईरान नॉर्मल हालात में तकरीबन $2 मिलियन ले रहा था, आपको पता है, ये सीज फायर से पहले। एवरेज आजकल 50 जहाज गुजर रहे हैं वहां से। अगर आज वो मैनिफेस्ट कर दे तो $100 मिलियन रोजाना कमाता है ईरान इस सिर्फ टोल से, और ये बनता है $36 बिलियन एक साल में। तो जाहिर है इतना बड़ा रेवेन्यू मिडल ईस्ट के ममालिक नहीं चाहेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये भी नहीं चाहेंगे, खास तौर पे यूएई, जब तक वो मुख्तलिफ जगहों पर अपना ऑल्टरनेट नहीं बना रहे। उन्होंने फजेरा के नाम पे एक नई पाइपलाइन बना रहे हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हट के होगी, जो ब्लॉकेड हो भी जाए तो यूएई तेल एक्सपोर्ट कर सकता है। सऊदी अरब रेड सी की तरफ एक हाई स्पीड एक्सटेंड कर रहा है ताकि अगर दोबारा ब्लॉकेड हो जाए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, वो मुल्क नहीं चाहेंगे कि कल को आने वाला वक्त, जब तक ये पाइपलाइनें वो ऑल्टरनेट बनाते हैं, 2 साल या 4 साल, मैं पढ़ रहा था 2 से 4 साल लग सकते हैं, उस दौरान अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद हो जाता है तो कभी ये मुल्क नहीं चाहेंगे कि उनकी इकोनॉमी, उनकी ऑयल एक्सपोर्ट दोबारा ईरान के हाथ में चली जाए। खास तौर पर अगर ईरान को अगर इजाजत ईरान को मिल चुकी हुई अपना तेल बेचने की, वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी इन मुल्कों के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यही बात है कि अभी चाहे इंडिया हो, चाहे ईरान हो, या कुछ भी हो, अगर सबकी नजरें हैं तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तरफ है, जिसके लिए फील्ड मार्शल ने खुद जो है वो अपनी एक जगह बनाई है और पाकिस्तान को तरीके से एक पॉजिटिव इमेज के तौर पर लेकर आए हैं। आई थिंक क्रेडिट गोज टू आवर लीडरशिप। एक ब्रेक पर हमने जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और वेस्ट में खास तौर पर यूरोप में जो हालात बने हुए हैं, बहुत ज्यादा डेथ रिपोर्ट हो रही है। तो रियलिटी में वहां पर क्या है, मीडिया रिपोर्ट्स तो बता रही है कि सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है, और खास तौर पर वहां पर जो आबो हवा है, जिस तरीके से लोग रहते हैं उस इकोसिस्टम के अंदर, वो लोग वहां पे घर और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से गया है कि वो ठंड के जो खिलाफ पूरे का पूरा सिस्टम है। लेकिन अब वहां पर 44 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री को टच कर जाना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमवात हो रही है। तो फ्रांस में सबसे ज्यादा अभी तक डेथ रिपोर्ट हुई है, और फ्रांस से ही सीनियर सहाफी हमारे साथ फकाई यूनुस साहब मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी जो मीडिया रिपोर्ट हो रही है, किस तरीके से जो है वो वहां पर तो हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं, सब कुछ इतना अच्छा है, लाइफस्टाइल इतना अच्छा है, लेकिन ये जो गर्मी के रेजिस्टेंस है, ये आई थिंक वो डेवलप नहीं है। लेकिन ये तो सन बात के आदी हैं, लेकिन अभी क्या बहुत ज्यादा गर्मी वहां पर है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ रिपोर्ट हो रही है, और अभी तक एक्चुअल फिगर्स क्या है आपके पास? देखिए, अभी जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने जून के आखिरी हफ्ते में जो हमें फिगर बताया, वो 2000 से कुछ ज्यादा तादाद तजावज कर चुकी है। हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ये बात जो है वो जानना इंतहाई जरूरी है कि जब हम 40 डिग्री या 38 डिग्री की बात कर रहे होते हैं यूरोप के अंदर, तो दिस इज इक्वल टू अगर आप 8 या 10 डिग्री को मजीद बढ़ा दें। क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर अगर सर्दी होती है और 0 टेम्परेचर पे चली जाती है, तो वो सर्दी हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है, क्योंकि वहां की जो सर्दी होती है वो खुश्क होती है, और यहाँ की जो गर्मी है वो खुश्क होती है। यहाँ पे -20 भी टेम्परेचर हो तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं। तो यहाँ की जो हिते की जो आबो हवा होती है, उसमें जो 40 जो डिग्री होती है, 41 डिग्री होती है, वो 48 और 50 के लेवल के मुताबिक होती है।
और यही वजूहत है कि इन हालात में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे न सिर्फ अमवात बहुत बढ़ रही है, बल्कि अस्पतालों में हमने देखा कि अभी जगह नहीं है मरीजों के लिए। यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो अस्पतालों में दाखिल हुए हैं, और गर्मियों की वजह से यहाँ पे स्कूल तक बंद कर दी गए हैं। उन वालिदैन के जिनके बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, उनको कहा गया कि आप ऑफिस ना आए और अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो यहाँ पर जो एक इमरजेंसी जो है नाफिज कर दी गई है गर्मी की वजह से। और यहाँ की जो गर्मी है उसकी वजह से, उसकी जो वजह है कि यहाँ पे उसकी 2 से 3 वजूहत। एक तो मौसमियाती तब्दीली है, वो वजह बताई जा रही है। दूसरा, जो शुमाली अफ्रीका से जो गर्म आबो हवा आ रही है वो भी है। तीसरा, जो यहाँ पे जो यूरोप के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से। काबिल एहतराम यूनुस खान साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमें जो आपकी बात से समझ आई है कि फ्रांस में बिजली पानी का बहरान है, शदीद गर्मी है और वहाँ एयरपोर्ट्स पर परवाज़ें मुअत्तल हैं, बिजली की तलब रिकॉर्ड सतह पर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये तो बहुत हंगामी हालात हैं, फिर इसका मतलब है कि वहाँ पर जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। जैसे पाकिस्तान में तो हमारे पास एयर कंडीशन और पंखे हैं, आप भी बात कर रहे थे कि लाइनों में लगे हुए हैं। गर्मी का तोड़ क्या है? एक तो ये बताएं कि फिर कैसे आप बर्दाश्त कर रहे हैं, और दूसरा, हुकूमत ने क्या कोई एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है? खान साहब देखिए, हुकूमत ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहाँ पे जो है जो सेक्टर है उसमें जो है कुछ को रेड जो डिक्लेयर किया है, वहां पे इमरजेंसी नाफिज है। जहाँ पे ऑरेंज है वहां पे एहतियात करने को कहा गया है, क्योंकि फ्रांस एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहां पे मुख्तलिफ जो पहाड़ी इलाका जाता है वहाँ हालात अभी भी नॉर्मल है। लेकिन वो इलाके जिसमें पेरिस और उसके गिरदनवा के जो इलाके है उसको रेड जोन करार दिया गया है। तो उसमें ये अभी तक उन्होंने एहतियाती तौर पर किया है कि बच्चों को जो है स्कूल जाने से मना किया गया है। उन वालिदैन को जो ऑफिस जाते हैं उनको कहा गया कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने घर से आप काम कीजिएगा। उसके साथ साथ उन्होंने जो है एक इमरजेंसी के लिए कुछ नंबर दिए हुए हैं कि अगर कोई भी बीमार होता है या कोई मसले मसाइल होते हैं, इस नंबर इन नंबर के ऊपर राब्ता करें। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताता चलूं कि पिछला जो 2 हफ्ते थे वो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा थी। इस हफ्ते जो है गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन यहाँ पे जो माहौलियाती और जो यहाँ पे जो दूसरे जो दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है और हुकूमत इसके लिए मजीद इकदाम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका यूनुस, जो कि फ्रांस से हमें अपडेट कर रहे थे कि वहां पर कैसे जो है वो डेथ रिपोर्ट हो रही है। अब इन्वायरमेंट पर ही बात करने के लिए डॉक्टर ज़ैनब नईम, जो कि इन्वायरमेंटिस्ट हैं, और मतलब इनकी बड़ी ग्रिप है कि किस तरीके से हम अपनी आबो हवा को बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि इस टाइम पे पूरी दुनिया में ही ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन यूरोप सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है और वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो है वो हाई हो रहा है। कोई ऐसी वजह के सिर्फ यही खिता, वैसे तो टेम्परेचर पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हम चूंकि आदी हैं इतने गर्म टेम्परेचर में रहने के, तो हमें शायद इतना ज्यादा फील नहीं आ जितना वहां पे डेथ रिपोर्ट हो रही है। देखिए, जब क्लाइमेट चेंज में जब इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर ये है कि जो हमारी दुनिया में जो कार्बन सिंक्स कहा जाता है, जो अपने अंदर जज्ब करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, जो कि सूरज की शुआओं को ट्रैप करती हैं, वो है जंगलात और समंदर। तो जब पहले मसला आ रहा था जंगलात कटते जा रहे हैं और ये ईंधन बहुत जल रहा है, कोयला बहुत जल रहा है। अब मसला ये हो गया है कि जंगलात हमने इतने काट दिए कि जो दूसरा कार्बन सिंक है वो ओवरबर्डन हो गई, यानी समंदर गर्म होना शुरू हो गए। जब समंदर गर्म होते हैं तो पूरी दुनिया का जो वेदर पैटर्न है वो इन समंदरों से चलता है, क्योंकि यहाँ की हवाएं और पानियों का वो डिस्ट्रीब्यूट होना बड़े बड़े समंदरों से वो डिटरमिन करता है कि इस खत्ते में कितनी बारिशें होंगी, किसमें बादल जाएंगे, और ये सारी चीजें। पैसिफिक ओशन है इसी तरह से। एक तो मसला ये कि समंदर गर्म होना शुरू हो गया, और साइंटिस्ट वार्न कर रहे थे इस हवाले से, कोई नई चीज नहीं है कि हमें अब आगे पता लगा है, ये हो रहा था और मुसलसल रिपोर्ट्स आ रही। इस वजह से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया। जो यूरोप में मसला हुआ है, यूरोप में भी अभी कल की रिपोर्ट आई है उनकी एजेंसी की, यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी की, कि जो फ्रांस के पास समंदर है और यूरोप के पास जो समंदर है, खासतौर पर नॉर्थ सी और बाल्टिक सी, इन समंदरों में जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो कि कभी कितनी मतलब डेकेड्स में कभी नहीं हुआ। इस वजह से जो वहां पे ये पैटर्न आया हुआ है, हीट डोम जो बना हुआ है, वो इसलिए बना है कि वहां समंदर इतने गर्म है, गर्म हवा मुसलसल फेंक रहे हैं, वो ट्रैप हुआ है सारा सिस्टम वहां पे। तो ये मामला डॉक्टर साहब, यहाँ तक हम आपके साथ मुत्फिक हैं। आपने फ्रांस की बात की, फ्रांस में तो
स्कूल के बच्चों को छुट्टियां दी जा रही हैं और इमरजेंसी डिक्लेयर की जा रही है। हमारे पाकिस्तान में जो रिपोर्ट्स मुझे आ रही हैं उसके मुताबिक तो दर्जा हरारत जो है वो 51 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं, क्योंकि सवात और शुमाली पाकिस्तान में ग्लेशियर जिस तरह पिघल रहे हैं। क्या आप देख रही हैं कि पाकिस्तान में वाकई 51 तक जा सकता है? आप मेरे साथ एग्री हैं? और अगर एग्री है तो फिर क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए स्कूलों में छुट्टियों के हवाले से, बच्चों में इमरजेंसी के हवाले से? आपकी राय डॉक्टर साहबा? देखिए जाएगा क्या, इस दफा कितने शहरों में 50 डिग्री तो रिपोर्ट हुआ, 50.33 तक चला गया। वो रिपोर्ट हुआ जो आपका वेदर फोरकास्टिंग वाले रिपोर्ट करते हैं रोज का टेम्परेचर। एक टेम्परेचर होता है हीट इंडेक्स, यानी जो आपका फील लाइक टेम्परेचर, वो 51 क्रॉस कर गया और उन इलाकों में क्रॉस किया जिधर कभी सोचा भी नहीं था, यानी पोटोहा रीजन, पिंडी, इस्लामाबाद में। तो ये बिल्कुल मैं, और ये जो हो रहा है, जब इस किस्म की सिचुएशन होती है ना, तो आपको अपने वर्किंग आवर्स चेंज करने होते हैं ताकि शदीद गर्मी पीक आवर्स में आपका जो लेबर है वो मरे नहीं। इतनी गर्मी में कोई भी बाहर 30 मिनट से ज्यादा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, और जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहां तो वैसे ही इतना मसला है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे क्या प्रिकॉशंस, क्या चीजें होनी चाहिए? जाहिर है आप तो एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए काम कर भी रही हैं, तो इस पर तो बड़ी देर इस पर काम हो रहा है। और जैसे कार्बन का आपने बोला, कार्बन लेवी हमारे फ्यूल की पर लीटर हर फ्यूल से ₹2.5 कटता है, तो वो इतना फंड इकट्ठा करके कहाँ जाता है? देखिए ये तो एक इस नई डिबेट है। यही तो बात है कि पिछले साल से कार्बन हमने क्लाइमेट टैगिंग किया बजट में कि हम जी क्लाइमेट को फिस्कल प्लानिंग का हिस्सा बना रहे हैं, इसीलिए आईएमएफ आपको डिसबर्स करता है। लेकिन जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ उस लेवी से, वो रेवेन्यू किधर गया? क्या वो वापस लगा? नहीं लगा, वो जनरल ट्रेजरी का हिस्सा बन गया। इस साल उससे डबल रेवेन्यू, 2.6 ट्रिलियन रेवेन्यू का टारगेट है जो क्लाइमेट की मदद में हमने इकट्ठा करना है, पर वो रिंग फेंस नहीं होगा। और जब ये सिचुएशन होती है तो इमरजेंसी नाफिज होती है आपके मुल्क में। क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज का मतलब ये नहीं कि आपने किसी खबर में आगे अनाउंस कर दिया ये निफाज हो गया। उसमें होता है पेशगी इकदामात, और ऐसे पेशगी इकदामात मैंने कभी नहीं देखे। अभी भी हम पिछले साल जब मानसून शुरू हो गई है तो हमें याद आया कि हमने प्लानिंग करनी थी और हमने अपने प्लान जो है वो लगाने हैं, जो कि सारे पोस्ट डिजास्टर प्लान है। यानी पेशगी इकदामात पे अभी भी फोकस नहीं है। पाकिस्तान रिस्पॉन्स दे रहा है डिजास्टर को, और हम किसी चीज में क्लाइमेट के बारे से सीरियस नहीं है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो शहरों की ड्रेनेज हो, चाहे वो ज़राअत हो। हम बिल्कुल एंड पे आके सोचते हैं जब पानी सड़क के ऊपर से गुजरने वाला होता है। तो नहीं, ये पॉलिसी लेवल पे सीरियसनेस नहीं है अभी। छोटे मोटे डॉक्टर साहब फिर आप बताएं हमें, हुकूमत के नुमाइंदे आपकी बात सुन रहे हैं, क्या पेशगी इंतजाम आप समझती हैं हुकूमत को करने चाहिए? एक, और दूसरा, आप क्या समझती हैं इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज के लिए हुकूमत काम कर रही है, आप उससे इसका मतलब सेटिस्फाई फिर नहीं है क्या? देखिए पिछले 2-3 सालों में कुछ चीजें बेहतर हुई, लेकिन जो वॉर फुटिंग की बेसिस पे होनी चाहिए थी, जो सैलाबी सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं मुसलसल तबाही, फिर हमारे शेयर्ड इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं जिस खित्ते में हम बैठे हैं, उस हिसाब से तो आपका क्लाइमेट चेंज आपका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। तो आपकी लेकिन प्लानिंग में वो चीज है ही नहीं, तो नहीं, मेरी सेटिस्फैक्शन नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो बजट है, देखिए क्या होना चाहिए, जब हमने बजट तय किया तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो फ्लड प्रोटेक्शन होगी शहरों में। कराची जैसे शहर में 50 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो तो शहर पूरा डूब जाता है, तो ड्रेनेज पे काम होगा। ज़राअत में किसानों के हवाले से काम होगा कि कहाँ पे उनको फसलें, क्योंकि नॉर्थ से आपकी माइग्रेशन शुरू हो गई है आपके पंजाब साइड पे, सिर्फ इसलिए कि उनके एग्रीकल्चर वहां तबाह हो रहा है। तो ये चीजें हम देखेंगे, डिग्रेडेड लैंड देखेंगे, अर्बन लैंड को कन्वर्ट, एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट नहीं करेंगे, दरियाओं के इंक्रोचमेंट रोकी जाएगी नहीं होगी। ये सारी चीजें था कि शायद अब हम सुन लें कि ऐसा हो रहा है। अनाउंसमेंट्स तो सुनी, लेकिन एनफोर्समेंट ऐसी कहीं पे भी मैंने नहीं देखी, तो कुछ हुआ नहीं है फिलहाल पिछले साल। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये सब वो मैयर्स हैं जो कि अपने ज़रई ज़मीन की करना, अपने दरियाओं की, ये बड़ी ये कॉमन चीजें हैं, लेकिन हम इसकी तरफ पता नहीं गवर्नमेंट की तरजीहात में है या नहीं है, लेकिन मिलकर हम शोर तो मचा रहे हैं ताकि ये और आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए हम इन्वायरमेंट बेहतर छोड़ के जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और पाकिस्तान को सिर्फ ग्रीन बनाना है तो ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव के लिए हमें खुद भी दरख्त और पौधे लगाने होंगे। एक ब्रेक पर हमने जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी जो अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें गैर मुल्की खवातीन के साथ रेप केस है, हरासगी का केस है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट्स हुआ है ये मामला,
जिसमें मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी शख्सियात है जो कि जिनके खानदान वाले इसमें मुलविस हैं। बट साहब, ये कौन सी शख्सियात है, चाहे वो बहुत ही बड़ी शख्सियात भी हो जाएं, लेकिन मरियम नवाज का एक ही रूल है, जीरो टॉलरेंस ऑन हैरासमेंट। तो ये तो उनकी गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा आजमाइश वाला मामला है। जो भी है, जिस तरह भी है, हकाइक सब तो सबके सामने आने चाहिए। दुरुस्त कह रही हैं फिजा रियाज साहबा। मरियम नवाज बतौर सीएम पंजाब दो काम कर रही है। पहली तो एक स्क्रीन पर आपकी ये एफआईआर चल रही है, एक एफआईआर पहले हुई है और एक ये दूसरी एफआईआर भी हो गई है। दो एफआईआर जरूर हो गई हैं, लेकिन बात आपकी जायज़ है कि पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। पीर से शुरू हुआ था काम, आज जुम्मा आ गया। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, 5 दिन हो गए हैं। सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। 2 गैर मुल्की खवातीन आई हैं और ये मैं आपको आगे चल के आपको बताता हूं कि ये सारी कहानी जो है ना, ये क्रिप्टो करेंसी की है कौन ये बट साहब, आई क्यों है? उनके कहने पे आई हैं। जी हाँ, बाज़ाब्ता इनवाइट किया गया। एक वेनेजुएला जहां बहुत ज़्यादा जल्दला आया था और उनके प्रेसिडेंट को उठा के अमेरिका लेके गया था, याद है ना वो वेनेजुएला मुल्क? उसी वेनेजुएला की एक तो खातून वो हैं, दूसरी हॉलैंड की है। 2 शख्सियात तशरीफ लाई पाकिस्तान में। खवातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे साथ मुबैना तौर पर रेप किया गया, हमारे साथ अगवा बराए तवान, यानी 2 दफ़ात लगाई गई। एक 365A, इसका मतलब है अगवा बराए तवान। दूसरा 375, ये जो दफ़ा है इसमें गैंग रेप शामिल है कि ये जनाब हमारे साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती हुई है। 375A, अच्छा 375A का मतलब कि हमारे साथ गैंग रेप हुआ है। बात यह है कि ये बातें 2 एफआईआर तो हो गई हैं। जो वज़ीर आला पंजाब इंसाफ कर सकती थी, जो हो सकता था, वो हो रहा है। इवन के एक एसएचओ के साथ जो उस मुतलका थाने का था, उसको सस्पेंड करने के बाद उस पर भी एफआईआर हो गई है कि वो रात को एक जज साहब के घर क्यों पेश किया। मैं आपको तो थोड़ी सी कहानी समझाता हूँ। कहानी है क्या? कहानी ये है कि मैं सारी बातें छोड़ दें, पहले मैं आपको बता देता हूँ। फैसल वावडा जो आपको पसंद करती होती है कि बड़ा अच्छा तगड़ा सियासतदान है, पिछले प्रोग्राम में भी आपने बात की थी, इसमें भी फैसल वावडा साहब फिर आ गए हैं। जनाब मोहतरम हंसे ना, वो बात सीरियस है। क्या ताल्लुक है? ओ कमाल है, फैसल वावडा ने गल खोल के रख दी है सारी फिजा। फैसल वावडा साहब कहते हैं, मैं पढ़ के सुनाऊं फिर उनका ट्वीट। फैसल वावडा साहब कहते हैं कि इस वाकये में 164 का बयान जो अब तक सामने आ जाना चाहिए था, यानी 2 खवातीन जिनके साथ जिनका इल्ज़ाम है एफआईआर में कि हमारे साथ रेप हुआ है, वो जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश की तो दफ़ा 164 का बयान हुआ ना। तो फैसल वावडा साहब का कहना है कि जो दफ़ा 164 का बयान दिया है इन दोनों खवातीन ने, वो मंजर-ए-आम पे क्यों नहीं आया? इनकी जो वो कहती है मेरे पास रेप हुआ है, तो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अभी तक क्यों नहीं सामने आई भाई? लेकिन ये फैसल वावडा साहब ने इल्ज़ाम, और आपको पता है ना फिर फैसल वावडा कौन है? बताइए ना कौन है वो? जी, सबको पता है। सबको क्या पता है? आपको पसंदीदा जो सियासतदान है आप कहती होती है बड़ा दबांग है। खबरें बहुत एक्यूरेट होती हैं। मैं तो कहती हूँ कि वो सियासतदान, वो तो सेनेटर हैं, वो तो खुद को कोई सियासतदान कहते ही नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं उनके पास जो खबरें होती हैं वो एक्यूरेट होती हैं। तो लेट्स सी इस्तीफा आता है या नहीं आता। लेकिन भट्ट साहब इस्तीफे को छोड़े, अभी मुझे ये बताए कि ये खवातीन क्या उन्होंने खुद इनवाइट किया था, किस तरह आई, क्या मसला? मुझे तो था कोई पैसों का लेन देन है। इन खवातीन ने जो है फिर कहा कि हम पैसे अपनी फैमिली से मंगवा लेते हैं, कोई पैसे यहाँ से वहां भेजने थे, कहीं ये वो अयान अली टाइप काम ही कर रही थी जो वो जरदारी साहब के लिए करती थी, कोई ये वाला काम चल रहा था। देखें फिजा, जो मेरी ये तो मैंने ही सेड शी सेड वाली बात की है ना आपको, जो फैसल ने कहा मैंने वो बताया, जो पुलिस की 2 एफआईआर है वो बताई। मैं भी एक छोटा सा क्राइम रिपोर्टर हूँ, मेरी अपनी भी इन्वेस्टिगेशन जो मैंने की है, मेरे ख्याल के मुताबिक मोहम्मद रजा डार, भाई डार तो वैसे सजाद डार मेरा भी रिश्तेदार है, वो भी हो सकता है, लेकिन वो इल्ज़ाम ये है कि ये मोहम्मद रजा डार जो है ये इनकी कोई बेटी का बेटा है, भरा दा पुत्र, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये है कि ये रजा डार साहब को कोर्ट में पेश किया गया, हथकड़ी लगाई गई है। लेकिन सवाल ये है, जो आपका सवाल था कि वो आए क्यों, उसका जवाब ये है इनको इनवाइट किया गया, इनके वीज़े लगवाए गए, इनको लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, शरीदी, सैलर सुल्ला कराइया गई, जान लग्या क्या भाजन पैसे 200 कितने जे, लेकिन केड़े पैसे? उसने कहा जो क्रिप्टो करेंसी के पैसे हमने आपके पास लगाए थे। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक
कुछ पैसों का धंधा हुआ। ये रेप शेप गवाह बराए तवान, ये तो माजरत के साथ मैं इससे डिसएग्री, ये फ्रॉड सा लग रहा है मुझे। मे बी मे रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है। लेकिन असल कहानी जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो सिर्फ एक है कि इस लड़के ने, जो करीबी रिश्तेदार बताया जाता है, अपने 4 साथियों के साथ पैसे इन्वेस्ट किए क्रिप्टो करेंसी में। ये लड़कियां बाहर किसी कंपनी में काम करती हैं और क्रिप्टो करेंसी के साथ मुंसलिक है। अच्छा, जब मिसाल के तौर पर मैं आपको आगाह कर देता हूँ, सादा सा बंदा हो ना, आप तो डॉलर्स में बात करती है ना, मैं पंजाबी में बात करता हूँ। भाई मैं 500 रुपये लाए क्रिप्टो करेंसी, इन लड़कियों ने मुझे 2000 रुपया वापस भेज दिया। जब 2000 वापस भेज दिया तो 500 मेरा वापस भी आ गया, मेरे पास हो गया 2500 रुपये। अब 2500 रुपये की मेरी लग गई दिहाड़ी, 500 मेरा वापस आ गया, 2 इन्वेस्ट कर दिए। ऐसे ही होता है, लग गई ना। अब जब लग गई तो वो 2500 के बाद मैंने कर दिया 10,000 इन्वेस्ट। इन दोनों लड़कियों ने 10,000 मेरा कर लिया कुड़ूम। अब मुझे रंज था कि ये मेरे 10,000 रुपया को खा गया, ईडा खाला ही दा वाड़ा। हूँ मैं हॉलैंड या वेनेजुएला जा तो सकता नहीं। फिर मैंने उनको इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद फिर मैंने जब कहा कि जी मेरे से जो ज़्यादती की है वो दो। अब ये इतला ये है कि ये लड़कियां एज सून एज पॉसिबल वापस जाना चाहती थी, लेकिन लाहौर पुलिस ने उनको रिक्वेस्ट की या ज़बरदस्ती रोकिया या हाथ पैर जोड़ के रोकिया कि नहीं आप FIR कराएं अगर आपने ये इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि एम्बेसी इन्वॉल्व हो गई ना, वेनेजुएला की, हॉलैंड की। और जो लड़कियों का बाप है उसने 15 पे कॉल, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। अब FIR तो देनी पड़ेगी, FIR टिकट दे दी। लेकिन अब आखिरी बात यह है कि मेरी इत्तलात के मुताबिक FIR हो गई, मुलाजा हो गया, रिमांड हो मतलब गया। ये सारा पैसा जो है, वो सारा रोला जो है वो सिर्फ पैसों का है। पैसों का उन्होंने मतलब वो ये है कि वो इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस नहीं मिले, और उसके बाद हाँ, ये क्रिप्टो करेंसी का मामला सारा, ये कोई रेट शेप वाला मामला नहीं है फिजा। और ये वो जो खवातीन है दोनों, वो जा रही हैं अपने मुल्कों को वापस। मेरा ख्याल है जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है शायद इसी दौरान वो निकल गई होंगी पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान, बाय बाय टाटा पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक हो गया भट्ट साहब। और एट द एंड इवेंचुअली ये मुल्क की भी बदनामी है जो कुछ हुआ है, मतलब जिस भी तरीके से उन्होंने जो इल्जाम लगाए वो सही है गलत है जैसे भी है, एम्बेसीज इन्वॉल्व हुई है, तो ये मुल्क के लिए बदनामी है। लेकिन इसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर वाकई पैसों का मामला है तो फिर इसको उस तरीके से हाईलाइट करना चाहिए, और ये इससे पाकिस्तान के इमेज को खराब नहीं करना चाहिए। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।